स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैमिली सेंटर्ड केयर। बेसिकली फैमिली सेंटर्ड केयर ये कोई सेंटर होते हैं जहाँ पे मतलब कोई इदारे होते हैं जहाँ पे फैमिली की केयर का ख्याल रखा जाता है। बताया जाता है कि किस तरह से आपने फैमिली का जो है वो अपनी का ख्याल रखना है। बाकायदा यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि फैमिलीज़ को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह से फैमिलीज़ आती हैं डॉक्टर के पास, और इस तरह से ये फैमिली सेंटर्ड केयर पे जो डॉक्टर मौजूद होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से फैमिली की आपने प्लानिंग करनी है, किस तरह से डिलीवरी करनी है और एवलुएशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें ये कवर करना है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें पता होना चाहिए चैप्टर के एंड पे कि ये वाली चीज़ें हमें आनी चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए फैमिली क्या होती है, फैमिली सेंटर्ड केयर क्या होता है, फैमिली सेंटर्ड केयर के प्रिंसिपल्स कौन से हैं, या टाइप्स ऑफ फैमिली भी हमें पता चल जाएंगी, फैमिली के फंक्शन क्या होते हैं, या फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से फैमिली बनी होती है, कि फैमिली की सेहत किस तरह से होती है, फैमिली के सेहत में जो नर्सिंग प्रोसेस है यानी नर्सिस किस तरह किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपकी वैल्यू किसी भी चीज़ की अहमियत, यकीन, और फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे पावर को डिफ़ाइन करेंगे, फैमिली के अंदर पावर की इकसाम भी देखेंगे। इसके अलावा फैमिली को किस तरह से गाइड करती है, उसमें काफ़ी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, और इसके अलावा एट द लास्ट हम लोग समराइजेशन करेंगे, यानी कि ओवरऑल हमने चैप्टर में क्या पढ़ा वो भी हमें पता चल जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर हमने कवर कर लिए तो इसका मतलब फैमिली सेंटर्ड केयर टॉपिक या चैप्टर हमने कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 जो है ये उसका एक चैप्टर है, और ये हमारे पास 5th सेमेस्टर में होता है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी देखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फैमिली सेंटर्ड केयर की डेफिनेशन। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसमें आपको डेफिनेशन जैसी लिखी हो वैसे ही आपको इसको प्रिपेयर करना है, अपने अपने अल्फाज में डेफिनेशंस को नहीं लिखना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है, फैमिली सेंटर्ड केयर इज़ एन अप्रोच टू द प्लानिंग, डिलीवरी एंड एवेलुएशन ऑफ हेल्थ केयर that is governed by mutually beneficial partnerships between healthcare providers, patients and families। तो स्टूडेंट्स, ये बुक के अंदर से मैंने डेफिनेशन ली है। तो इसका मतलब यानी कि फैमिली सेंटर्ड केयर का क्या मतलब होता है। जो फैमिली सेंटर्ड केयर इदारे होते हैं इनकी पहुंच होती है कि किसी भी फैमिली को ले लिया जाए और उन दोनों पार्टनर्स के दरमियान जो है वो खुद डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी फ़ैमिली की प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपने जो है वो डिलीवरी करवानी है, और किस तरह से आपने इन सब चीज़ों की एवलुएशन करनी है। लेकिन फैमिली के साथ साथ वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं मदद करने के लिए। इसके अलावा पेशेंट्स जो आते हैं उनके पास, उनसे भी उनके लिए भी ये लोग कर रहे होते हैं, उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से फैमिली की प्लानिंग करनी होती है। इनका मकसद ही ये होता है कि लोगों को फैमिलीज़ की प्लानिंग के बारे में आगाह करना, डिलीवरी किस तरह से होती है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या मसाइल आते हैं, वो तमाम चीज़ें ये फैमिली को गाइड करते हैं। बेसिकली फैमिली सेंटर्ड केयर की डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि फैमिली सेंटर्ड केयर वहाँ पे जो इदारा होता है, जो भी फैमिली की केयर करने वाला, उसके कुछ कवानीन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे वो काम करते हैं। एक तो वो क्या करते हैं कि उनका जो नॉलेज होता है, यानी कि जिसके सामने जो है वो बात कर रहे हों, उसके नॉलेज की वो रिस्पेक्ट करते हैं। जो सामने वाला इंसान हो उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि उसके अंदर कितना नॉलेज है। ऐसे नहीं कहते कि भाई आपसे पूछा है कि आपको पता है फैमिली प्लानिंग का, तो वो नहीं बताते। तो ऐसा नहीं होता कि वो कहते हैं कि जी आपको नहीं पता, आपको शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पे वो रिस्पेक्ट करते हैं उनके नॉलेज की, और इस तरह से उनको वो एक्सपर्टाइज होते हैं, फिर वो उनको गाइड करते हैं। इस तरह से उनकी इंसल्ट नहीं करते। सेकंड जो उनका प्रिंसिपल होता है कि वो 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो उनको बता रहे होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ये आपको पता है। तो थर्ड चीज़ क्या होती है कि वो उनको पावर भी बता रहे होते हैं कि पावर किस तरह से होती है फैमिली के अंदर, और किस तरह से फैमिली के अंदर फ़ैसले किए जाते हैं, फैमिली का फ़ैसला करने के लिए कितने लोग शामिल होने चाहिए, वो तमाम चीज़ वो उन्हें गाइड करते हैं। इसके अलावा हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज फ्राहम करते हैं, और रिस्पेक्ट भी उनकी बहुत की जाती है।
इसके अलावा उनको कहा जाता है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो ये जो फैमिली सेंटर्ड केयर उनकी मदद करते हैं, साथ साथ वो उनके साथ राब्ता भी रखते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने हमारे साथ राब्ता रखना है, किस तरह से हमसे बड़े डॉक्टर्स के साथ राब्ता रखना है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो उनके साथ गाइड करना भी कि ये भी फैमिली सेंटर्ड केयर का ही काम होता है। तो अब हम देख लेते हैं फैमिली की डेफिनेशन। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स रिलेटेड बाय बर्थ, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मैरिज और एडॉप्शन एंड रिजाइडिंग टुगेदर इन आ हाउस होल्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? फैमिली यानी कि ख़ानदान। ख़ानदान का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, जो कि पैदाइश के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हों, शादी के ज़रिए जुड़े हों, या कहीं से कोई बच्चा अडॉप्ट किया है यानी कि लिया है, वहाँ से जुड़े हुए हों, और वो सारे मिलके क्या करें, वो एक घर के अंदर एक छत के नीचे रह रहे हों। इसी को हम लोग फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फैमिली। तो फैमिली तो होती है, लेकिन फैमिली की मज़ीद आगे टाइप्स होती हैं, और फैमिली की 6 टाइप्स हैं। मैट्रियार्चल फैमिली, पैट्रियार्चल फैमिली, मैट्रिलोकल फैमिली, पैट्रिलोकल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। सो मैट्रिआर्कल फैमिली क्या होती है कि मदर सेंटर्ड फैमिली, वुमेन इज़ द हेड ऑफ फैमिली। ऐसे होता है कि जिसमें माँ हुक्मरानी कर रही होती है, यानी कि औरत जो होती है वो फैमिली की बड़ी सरबराह होती है। इसी तरह से पैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है? फादर सेंटर्ड और फादर डोमिनेटेड फैमिली, यानी कि इसमें जो है बाप सारे घर को डील कर रहा होता है और वो ही उसी का पूरे घर के ऊपर हुक्मरानी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है मैट्री लोकल फैमिली। आफ्टर मैरिज द वाइफ स्टेज बैक इन हर मदर्स हाउस। शादी के बाद जो औरत होती है वो अपनी अम्मी के घर जब रहती है तो उसको हम लोग मैट्री लोकल फैमिली कहेंगे। पैट्री लोकल फैमिली, आफ्टर मैरिज द वाइफ गो टू हस्बैंड्स हाउस। शादी के बाद जो बीवी है वो अपने हस्बैंड के घर चली जाती है और वहाँ जाके रहती है, उसको हम लोग पैट्री लोकल फैमिली कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। सो जॉइंट फैमिली, इट इज़ आल्सो नाउन एज एक्सटेंडेड फैमिली। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर्स हु एट लीस्ट बिलोंग टू 3 generations. Husband and wife, their married and unmarried children, their married as well as unmarried grandchildren। मतलब जॉइंट फैमिली जो है इसका दूसरा नाम होता है एक्सटेंडेड फैमिली। अब जॉइंट का मतलब आपको पता है जुड़ना एक दूसरे के साथ, तो जैसे कि हमारे जोड़ों में जो है वो जॉइंट होता है, इसी तरह से फैमिली में भी जॉइंट फैमिली है, यानी कि जुड़ी हुई होती है एक दूसरे के साथ सब के सब। इसी को हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कोई चीज़ फैल जाना, बढ़ जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 3 जनरेशन हमारे साथ, एटलीस्ट 3 जनरेशन रह रही होते हैं या उससे भी ज़्यादा रह रही होती हैं। मतलब हस्बैंड और वाइफ हो गए, अब उनके शादीशुदा बच्चे हो गए और गैर शादीशुदा बच्चे हो गए, फिर उनके बाद जिनकी शादियां हुई हैं उनके बच्चे, और इस तरह से बाकी जो है जो जिनकी शादियां नहीं हुई होती आगे मज़ीद, वो तमाम एक ही फैमिली में रह रहे हैं, तो उसको हम लोग जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? दिस टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली नॉर्मल एक घर के अंदर हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं और साथ उनके बच्चे रह रहे होते हैं, बस इसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो ये 6 टाइप्स ऑफ जो फैमिली हैं अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ फैमिली, यानी कि एक फैमिली में सब रह तो रहे होते हैं, अब उस फैमिली के कुछ फंक्शंस भी तो होते हैं, यानी कि वो आखिर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको क्या चीज़ का हौसला मिलता है, क्या सपोर्ट मिलती है। तो फैमिली के फंक्शंस ये हैं कि जब फैमिली में सब रह रहे होते हैं तो एक दूसरे से वो बातचीत कर लेते हैं। इसके अलावा जो पैसे वगैरह होते हैं वो सब कमा कर ले आते हैं, तो वो स्टेबल होता है, घर सब चल जाता है। इसके अलावा फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी कपल हैं उनकी सेक्सुअल नीड्स आपस में पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जो फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ काम कर नहीं कर सकते, डिपेंडेंट होते हैं, उनकी केयर भी करनी पड़ती है और ये हमारे पर फ़र्ज़ होता है। इसके अलावा घर में अगर कोई दुखी माहौल हो गया है, कोई दुखी है, तो उसको जो है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके साथ दुख में शामिल होना, वो चीज़ भी होती है। इसके अलावा जब हम फैमिली के अंदर रह लेते हैं हम सोशली तौर पे एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इमोशनल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और अगर साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल नीड्स ज़रूरत है मेंबर्स को, तो उनकी वो भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि वो थोड़े गुस्सा कर रहे हैं, उनकी मेंटलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, तो उसको हम जाके उनके साथ रहते हैं तो हम उसको भी स्टेबल कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ फैमिली के फंक्शंस हैं, जैसे कि टीचर्स चिल्ड्रन रूल्स फॉर बिहेवियर एंड सोशली अप्रूव्ड कंडक्ट। टीचर्स जो होते हैं वो भी चिल्ड्रन के रूल्स बनाते हैं उनके बिहेवियर के लिए। प्रोवाइड्स मेंबर्स विद सेंस ऑफ फैमिली आइडेंटिफिकेशन। जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनको जो है उनकी शनाख्त बताई जाती है। सिकनेस रोल, अगर कोई बीमार है तो उसको वहाँ पे उसको सिखाया जाता है किस तरह से फैमिली के अंदर उसकी हेल्प करनी है। इंटरेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स इन हेल्थ डिजीज़, यानी कि किसी की सेहत, फैमिली के अंदर किसी की सेहत ख़राब हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो किस तरह से उनके साथ उनको काउंसिल करना है, उनको हौसला देना है और किस तरह से उनको ठीक करना है, उनके पहले मकाम तक वापस लेके जाना है। यहाँ पे आपको फैमिली का स्ट्रक्चर बताया गया है, जैसे कि सीज़र के सामने रुथ है और साथ देव है। इसी तरह रुथ के आगे जो हैं 2 मज़ीद कज़न्स हैं, ठीक है, और देव के आगे भी मज़ीद कज़न्स हैं। अब ये फ़र्स्ट कज़न्स हो गए। अब इनकी मैरिज के बाद नेक्स्ट जो इनके आते हैं, मतलब कि जो कज़न्स आपस में बन जाते हैं, वो सेकंड कज़न्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं उनके थर्ड कज़न्स होते हैं। यानी कि इस तरह से ये फैमिली जो है आगे बढ़ती जाती है। आप इस पिक्चर को जो है पॉज करके फैमिली स्ट्रक्चर को आराम से देख सकते हैं। नाउ फैमिली हेल्थ, a state of positive interaction between family members which enables each members of the family to enjoy optimum physical, mental, social and spiritual well-being। अब यहाँ पे फैमिली की हेल्थ से मुराद मतलब ख़ानदान की सेहत ये एक होता है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स आपस में जो हैं वो अच्छे अखलाक से रहें, उनका आपस में रवैया बहुत अच्छा हो, जिससे क्या होता है कि जो फैमिली होती है वो कम्प्लीटली जब वो आपस में खुश रहते हैं तो अपनी पूरी फैमिली को अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। मेंटली तौर पर भी फ्रेश होते हैं, फ़िज़िकली तौर पे भी, यानी कि जिस्मानी तौर पे भी, जहनी तौर पे भी। इसके अलावा आपस में गुफ्तगू करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं और साथ ही उनके अंदर रूह को भी सुकून मिला होता है और इस तरह से फैमिली की हेल्थ अच्छी रहती है। नाउ फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। अब फैमिली की हेल्थ में नर्सेज क्या किरदार अदा करती हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है। फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू help family to develop and strengthen its capability to meet its health needs and solve health problems। फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस जो होता है इनमें क्या होता है कि भी सिस्टम होता है बना हुआ जिसमें फैमिली की मदद की जाती है कि किस तरह से वो फैमिली के अंदर आपस में किस तरह सही हो जाए और किस तरह से उनकी फैमिली के अंदर ही फैमिली उनकी केयर करके उनको जो है बहाल कर सके, उनकी सेहत ठीक कर सके। फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इज क्लोजली रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। अगर आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल इसके साथ गहरा ताल्लुक़ रखती है फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस के साथ। तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे तो आपको अपने पिछले सेमेस्टर की वो याद आ जाएगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस की चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ हमने वहाँ पे भी ये पढ़ा था। तो अब हम फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस में भी वो चीज़ें रिपीट कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए स्टेप्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के, तो ये आप देख सकते हैं कि उसके साथ मिलते जुलते हैं। असेसमेंट, डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवलुएशन। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है लेकिन ये ज़्यादातर उसी के साथ मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है केयर ऑफ़ फैमिली एज क्लाइंट, यानी कि फैमिली के अंदर किस तरह से अपने ख़ानदान की ऐसे उनका ख्याल रखा जाए जैसे आपके सामने कोई क्लाइंट है, कोई पेशेंट है। एक तो चीज़ है चाइल्ड रेयरिंग, बच्चों को संभालना, ठीक है। सोशलाइजेशन, आपस में बातचीत करना बड़े अच्छे अंदाज से। पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, अपने आप को ग्रूम करना। केयर ऑफ़ डिपेंडेंट अडल्ट, यानी कि जो बड़े हैं, जो मतलब जिनकी सेहत अच्छी नहीं है या उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है और वो बड़े हैं और वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, वो खुद कुछ नहीं कर सकते तो उनकी केयर करना। अगर कोई बीमार है या कोई ज़ख्मी है उसकी केयर करना फैमिली के अंदर। अगर कोई फैमिली के अंदर प्रेग्नेंट है तो उसकी ख़ास ख्याल रखना, या बेबी बर्थ हो चुकी है, बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, डिलीवरी हो गया, उसका ख़ास ख्याल रखना। जो मतलब कि एजड हैं, बूढ़े लोग हैं फैमिली के अंदर, उनका ख्याल रखना, यानी कि ये भी फैमिली की केयर के अंदर आता है कि आप ख़ानदान के अंदर रह के इनका भी ख्याल रखें।
स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी, यानी कि जो अडल्ट हैं उनको स्टेबलाइज़ करना, यानी कि उनको बताना किस तरह से आप जो है अपनी सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फैमिलियल सक्सेसिबिलिटी टू डिजीज़, यानी कि फैमिली के अंदर रह के एक दूसरे की मदद करना और उनको बीमारियों से बचाना, ठीक है, उनका ख्याल इतना रखना। ब्रोकन होम्स, घर टूट गए हैं तो उनको मिलकर ठीक करना। और प्रॉब्लम फैमिली, यानी कि फैमिली के अंदर कोई भी मसला आ गया तो मिलकर उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना। तो अब हम देख लेते हैं फैमिली डेवलपमेंट अप्रोच, यानी कि फैमिली डेवलप किस तरह से हो, उस तक पहुंच कैसे होती है फैमिली सेंटर्ड केयर की। द फैमिली डेवलपमेंट अप्रोच ब्रिजेस द गैप बिटवीन द मोस्ट वनरेबल फैमिलीज एंड द एग्जिस्टिंग सोशल सर्विसेज। फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम टीम्स tend to work on a large variety of objectives with the target families depending on their identified needs। तो फैमिली डेवलपमेंट अप्रोच जो होती है, जो भी गैप होता है फैमिलीज़ के अंदर या फिर सोशल सर्विसेज जो होती है उनके दरमियान जो फासला होता है, उसके दरमियान फैमिली डेवलपमेंट अप्रोच एक पुल सा बना देती है, ठीक है। और इस तरह क्या होता है कि फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनका काम जो होता है वो ये होता है कि किस तरह से जो है फैमिली जो होती है वो ज़्यादातर इनका टारगेट जो होता है, जिस चीज़ पे इनका पूरा टारगेट होता है फैमिली होती है, यानी कि ख़ानदान होते हैं, उनको ढूंढना और जिनको ज़रूरत हो ज़िंदगी की, ज़रूरियात ज़िंदगी वो उनकी पूरी करना, उनको जानना पहचानना, फिर उसके मुताबिक उनकी मदद करना। फैमिली डेवलपमेंट जो है फैमिली सेंटर्ड केयर इस तरह से वहाँ पर इसकी अप्रोच करते हैं। तो ये पूरा फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। वैल्यू किसी चीज़ को हम कितनी अहमियत देते हैं और बिलीव हमारा किस चीज़ पे कितना यकीन होता है। यहाँ पे हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, अ वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग विद रिगार्ड्स टू समवन और समथिंग। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को लेके हम उसके बारे में किस तरह से सोचते हैं या किस तरह से महसूस करते हैं, तो वो हमारा एटीट्यूड होता है, रवैया होता है उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बिलीव, an idea that is accepted as true without any facts, यानी कि एक यकीन होता है हमारा, शुरू से उस चीज़ पे एक यकीन होता है। हम उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि हमें उसके लिए कोई हकीकत कोई सामने ला के दे या कोई जो है हमें बताए कि इसके पीछे हकीकत क्या थी। तो ये चीज़ पे हमारा पूरा यकीन होता है, आंखें बंद करके शुरू से हमारा वो कायम होता है, उसको हम लोग बिलीव कहते हैं। जैसे कि हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, हमें पता है कि अल्लाह ताला हैं, वो कायम व दाइम हैं। तो इस तरह से बिलीव जो होता है, यहाँ पे भी आप किसी चीज़ को लेके बगैर फैक्ट्स को देखें, हकीकत को देखें, आप उसको यकीन करते हैं। इसके बाद हमारे पास है वैल्यूज़, अ पर्सनस ओन एक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स विच दे कंसिडर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी कि वैल्यूज़ का मतलब है किसी भी चीज़ को लेके या किसी भी इंसान को लेके अपने मुताबिक उसको किस नज़र से देखता है, उसको कितनी अहमियत देता है, ठीक है। जिस नज़र से देखता है उसको इतनी अहमियत देगा, तो इसे हम कहेंगे उस चीज़ की या उस इंसान की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली डिसीजन मेकिंग, कि फैमिली के अंदर रहकर किस तरह से फ़ैसला किया जाता है। फैमिली डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व टू और मोर फैमिली मेम्बर्स आर मेड, यानी कि फैमिली का जो मिलकर फ़ैसला करना होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें फ़ैसले किए जाते हैं, डायरेक्टली भी किए जा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं फैमिली के, मिलकर वो एक फ़ैसला लेते हैं, तो उसको हम लोग फैमिली का फ़ैसला कहते हैं। तो इस तरह से फैमिली में रह के वो इस तरह से फ़ैसला करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो डायग्राम बनाई गई है, लेकिन डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है। तो बेसिकली डिसीजन मेकर्स फैमिली में कौन होते हैं, इसके अलावा जो है परचेजर्स कौन होते हैं और यूज़र्स कौन होते हैं। तो फैमिली में डिसीजन मेकिंग में क्या आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं और चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। परचेसर्स कौन होते हैं, परचेसर्स होते हैं पेरेंट्स, और जो हमारे पास यूज़र्स होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डायरेक्ट और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स और द कोर्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि पावर का मतलब होता है एक ऐसी ताकत जिससे हम किसी भी चीज़ को जो है कंट्रोल कर लेते हैं, या हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होती है
कि हम जो है उसको हैंडल करते हैं, संभालते हैं, दूसरों के रवैयों को किस तरह से, तो वो हमारी पावर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं पावर की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हर जगह पे पावर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन फैमिली के अंदर पावर की 5 टाइप्स होती हैं। तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, फॉर्मल पावर और पर्सनल पावर। फॉर्मल पावर जो एवी होती है, लेकिन पर्सनल स्पेसिफिक आपके पास होती है। फॉर्मल पावर में हमारे पास कोएर्सिव पावर आता है, रिवार्ड पावर आता है और लेगिटिमेट पावर आता है। पर्सनल पावर में हमारे पास एक्सपर्ट पावर आता है और साथ हमारे पास रेफरेंट पावर आता है। अब हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर्मल पावर में हमारे पास पोजिशनल पावर आता है, रिवार्ड पावर आता है और कोएर्सिव पावर आता है। Positional power, a position or title that gives someone authority within an organization or system, also referred to as legitimate power. पोजिशनल पावर का दूसरा नाम लेगिटिमेट पावर भी होता है। ये क्या होता है कि एक इदारे के अंदर जब किसी को, एक बंदे को पोजीशन दी जाती है कि उसका क्या ओहदा है, ठीक है, उसको हम लोग पोजिशनल पावर कहते हैं। सेकंड पावर होती है रिवार्ड पावर, द एबिलिटी टू कन्फर रिवार्ड्स टू अदर पीपल। यानी कि रिवार्ड पावर में क्या होता है कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसके बदले उसे कोई ना कोई इनाम नवाजना, तो ये रिवार्ड पावर होती है। इसके अलावा कोएर्सिव पावर, द एबिलिटी टू पनिश पीपल फॉर नॉन कॉम्प्लाइंस। अगर किसी ने जो है वो रूल्स के ख़िलाफ़ कुछ किया है तो उनको जो है पनिश की जानी चाहिए, यानी कि जब की जाए तो उसको हम लोग कोएर्सिव पावर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास पर्सनल पावर में हमारे पास एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर है। पर्सनल पावर, एक्सपर्ट पावर क्या होती है? अ पर्सन और थिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी स्पेशली नॉलेजेबल अबाउट और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। एक्सपर्ट पावर क्या होती है? एक इंसान होता है, ये चीज़ होती है जो कि माना जाता है कि ये उसके मतलब वो एक्सपर्ट है, उसको इस चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में इल्म होता है, ठीक है, तो हम उसे जान के कहते हैं कि ये जो है इसके पास एक्सपर्ट की पावर है। अगर रेफरेंट पावर की बात की जाए, द पावर ऑफ द नेटवर्क एडेड थ्रू एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, यानी कि रेफरेंट पावर में ये होता है कि ऐसी पावर होना आपके पास, यानी कि दूसरों के साथ किस तरह से बातचीत की जाए, कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है चीज़ों को, मसाइल को हल किया जाए, या फिर ये एबिलिटी होना कि मज़ीद आगे और लोगों के साथ किस तरह से जुड़ना है, किस तरह उनके साथ रवाब्त जो है बढ़ाने हैं, राब्ते बढ़ाने हैं। नाउ फैमिली कोपिंग स्ट्रेटजीज़ an action, a series of actions or a thought process used in meeting a stressful or unpleasant situation or in modifying one's reaction to such a situation। यानी कि किसी इंसान के ऊपर कोई गैर नाखुशगवार जो है वो मसला आ चुका है, वो बंदा स्ट्रेस में है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई काम करना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा काम करना, या उसके साथ बातचीत करने में अपनी सोच को जो है उसके प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छा करना कि उसके साथ किस तरह से बात की जाए इस बुरे हालात में, या किसी भी बंदे के ऊपर बुरी सिचुएशन आई है कि उसके ऊपर हमें किस तरह से उसके साथ रवैया रखना चाहिए, क्योंकि वो तो वाकई बहुत बुरी सिचुएशन में है, हमने उसे किस तरह से इस मसले से निकालना है, किस तरह से उसे सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ये जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो किस तरह से करना, उसी को हम लोग फैमिली कोपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम फैमिली कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, चीज़ें हैं जो हम करते हैं फैमिली को कोप करने के लिए, फैमिली को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो टाइप्स हैं उसकी 2, एक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ और पैसिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़। सो एक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ यानी कि एक्टिवली वो बंदा जो है उस चीज़ से सोल्यूशन निकालता है, यानी कि वो उस चीज़ को कबूल कर लेता है कि हाँ ये ऐसे हो चुका है, ये सिचुएशन मेरे ऊपर आ गई है, वो उस पर प्रेइंग करता है, यानी कि दुआएं वगैरह करता है, उस मसले को हल करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, या फिर दूसरों के साथ जो है सोशली तौर पर गुफ्तगू करके उनसे अपना मसाइल हल करवाता है या करता है फिर इस तरह। लेकिन पैसिव जो होती है वो क्या होती है कि वो चीज़ का सामना नहीं करता बल्कि उसको इग्नोर करता है, अपने मसले को, उससे भागता है, ठीक है, और रिलैक्स होता है, या कहता है कि मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, यानी कि वो मसला तो चलता रहेगा लेकिन मैं अपने आप को रिलैक्स करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उसके दौरान
दौरान भी वो क्या करता है, सोशल सपोर्ट ज़रूर देख लेता है। तो ये हमारे पास कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की टाइप्स हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। बहुत सिंपल हैं, इनके एक्टिवली तौर पर उस चीज़ का सामना करना, पैसिव मीनिंग उसके भाग जाना। ठीक है, एक्टिव का मतलब ये होता है ना कि कोई चीज़ वाकई सामने फेस करना, और पैसिव का मतलब है कि उसके जो है बरअक्स उसको फेस ना करना। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है फैमिली सेंटर्ड केयर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।